अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जागो लाहौर में खुशामदीद। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शकूर। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और भरपूर वीकेंड मनाने की कोशिश कर रहे होंगे और अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे या अभी तक डेफिनेटली कर लिया होगा। नाज़रीन, नाश्ता हमेशा जी भर कर करना चाहिए क्योंकि ये हमारा दिन का पहला मील होता है जो हमें दिन भर के लिए एनर्जी मुहैया करता है। आई वॉज रीडिंग समवेयर के नाश्ता हमेशा बादशाहों की तरह यानी कि दिल भर के जी भर के करना चाहिए और एक हेल्दी और सेहतमंद दाना करना चाहिए। दोपहर का खाना हमेशा वज़ीर की तरह और रात का खाना फ़कीर की तरह खाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वीकेंड भरपूर अंदाज में गुजारा करें और हमारी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपका वीकेंड अच्छा बनाने की कोशिश की जाए और हम भी कोशिश करते हैं कि वीकेंड पर ऐसे टॉपिक्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाएं जो लाइटर भी हों और इन्फॉर्मेटिव भी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, आप भी आ जाए अपनी स्क्रीन की जानिब क्योंकि हमें करनी है बहुत सारी बातें। ब्रेकफास्ट मैं भी आज करके आई हूँ तो डेफिनेटली जब करके आई हूँ मैं अभी तक बहुत फ्रेश हूँ। अब यही बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है कि बच्चों ने जब स्कूल जाना होता है अगर वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे तो डेफिनेटली उनका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, काम करने का दिल करेगा, हेल्दी एक्टिविटीज़ करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर नाश्ता नहीं किया होगा तो बहुत डाउन रहेंगे, बहुत डल रहेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को डेली अगर वो ज़िद भी करते हैं हमने नाश्ता नहीं करना फिर भी नाश्ता करके ज़रूर स्कूल भेजना चाहिए। और इसी के साथ साथ ऑफिस गोइंग लोग होते हैं उनको भी डेफिनेटली चाहिए कि वो ऑफिस जाने से पहले अच्छा नाश्ता कर जाएं। और इसके साथ साथ आज जनाब वीकेंड है तो ऑब्वियसली वीकेंड के साथ साथ वीकेंड की मुनासबत से अच्छा नाश्ता कर रहे होंगे लोग, आज बाहर जाएंगे, फैमिलीज़ जो हैं वो अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगी, हलवा पूरी के नाश्ते किए जाते हैं। तो डेफिनेटली वीकेंड को भरपूर तरीके से आज जो है वो एंजॉय किया जा रहा होगा। स्कूल से भी छुट्टी होती है, ऑफिस गोइंग भी बहुत लोगों का वीकेंड जो होता है तो ऑफ होता है। तो वीकेंड के मुनासबत से आज हम लाइटर मोड पे प्रोग्राम को रखेंगे। डिफरेंट इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो हैं वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे ताकि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरे और हमारा वीकेंड भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। और उसी के साथ साथ रमज़ान आने वाला है, उसकी तैयारियां भी डेफिनेटली 1-2 हफ्ते रह गई हैं तो वीकेंड पे रखी जाती हैं कि जितने तैयारियां होती हैं वो हम उसी हवाले से करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। तो जनाब हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमारी सेहत और फिटनेस होनी चाहिए और फिटनेस बरकरार रखने के लिए एक मतवाज़न खुराक और एक बैलेंस्ड डेली रूटीन भी बहुत ज़रूरी है जो लाहौरियों के लिए काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि लाहौरी खाने पीने के शौकीन होते हैं और हर दूसरे लाहौरी में एक आदत कॉमन है और वो है लेट नाइट कुछ खाने की क्रेविंग की। और अक्सर लोग ये शिकायत करते भी नज़र आते हैं कि डिनर में जो भी खा लें लेकिन अगर सोने से पहले कुछ ना खाएं तो सुकून नहीं आता। रात को लेट नाइट और बेवक्त खाना खाना सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक रात को देर तक जागने और उस दौरान खाने पीने से ज़ियादतीज़ और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। माहिरीन के मुताबिक जिस्म की अंदरूनी घड़ी हमारे सोने और जागने और दीगर मामूलात को तय करती है। अगर इनमें कोई बिगाड़ आ जाए तो जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। रात के बेवक्त खाना खाना इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और इस आदत पर कैसे काबू पाया जा सकता है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब आज प्रोग्राम में डाइटिशियन क्लिनिकल डाइटिशियन ज़रताश उमर। अस्सलाम वालेकुम ज़रताश। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ज़रताश वेलकम टू जागो लाहौर। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए लेकिन ये जो इतनी क्रेविंग्स होती है इनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इफ़ वी आर फुलफिल्ड और हम सेटिस्फाइड हैं, हमारी भूख अगर हमने उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई किया तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे हमें फूड क्रेविंग होती है। वैसे क्रेविंग्स जो होती हैं हमारी वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो रही होती हैं। कुछ लोग अपनी स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए लेट नाइट क्रेविंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी बोर्डम को, अपने बोर होने को या कह लें कि अपने टाइम पास करने को कर रहे होते हैं, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि जो लोग अपनी डिनर में प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं डिनर में,
वो कभी भी क्रेविंग्स की तरफ नहीं जाते, क्योंकि प्रोटीन की ख़ास बात ये है कि अल्लाह ताला ने उसकी नेचर ऐसी बनाई है कि उसकी जो डाइजेशन है वो थोड़ी डिलेड होती है, तो वो हमारे कह लें कि इंटेस्टाइन्स में थोड़ी देर के लिए रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका एक होता है कि एनाबॉलिक स्टेट जो होती है वो ज़रा स्लोअर होती है, उसने हमारे मसल्स को बिल्ड करना होता है, रिपेयर करना होता है, और वो स्लोली जाती है। तो वो लोग जो प्रॉपर हेल्दी प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट डिनर में लेते हैं, वो कभी भी क्रेविंग्स की तरफ नहीं जाते। ठीक है, तो ज़रताश हाई प्रोटीन डाइट में क्या क्या चीज़ें हमारी हाई प्रोटीन डाइट में हमारी आती है कि हम उसमें अपना बीफ, मटन, हमारी दालें ये प्रोटीन रिच होती हैं। हम फिश भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। तो इस तरह की डाइट एक पोर्शन हमारे डिनर में लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अब आपने जैसे बात की कि हमारी जो ये ईटिंग हैबिट्स हैं, इसके 3 मल्टीपल और भी मसले होते हैं। एक हमारे ईटिंग पैटर्न्स जो मैंने बता दिया कि अगर हम दिन को फुलफिल नहीं होंगे, रात को फुलफिल नहीं होंगे, तो लेट नाइट क्रेविंग। बिल्कुल। सेकंड हमारी चीज़ होती है स्ट्रेस। हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारा ग्लूकोज इन नेचर होता है। जैसे ही वो ग्लूकोज जितनी, अब जाहिर बात है स्ट्रेस इनवॉलेंट्री है, हम जितना मर्जी उस पर काबू कर लें, अब ये भी सोचेंगे कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है तो इसका स्ट्रेस भी होने लग जाएगा। तो जब वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, जब स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है ना, तो वो ग्लूकोज ज़्यादा सिक्रीट करता है। अब हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो उस ग्लूकोज को सेल के अंदर अपटेक नहीं होने देते। तो इस तरह से सेल को सिग्नल ये मिल रहा होता है कि यार हमारे पास तो कोई एनर्जी आई नहीं है। वो ब्रेन को सिग्नल करता है कि हमें भूख लग रही है, यू नीड टू डू समथिंग। ब्रेन वहाँ से हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम ग्रेहलिन हार्मोन कहते हैं। वो हमारी क्रेविंग्स को बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये सारा हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तीसरा जो फैक्टर आता है वो होता है स्लीप डेप्रिवेशन या लेट नाइट वर्किंग्स। अब आपने देखा है आजकल पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, बाहर की कंपनीज के साथ रिमोट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो जो ऑनलाइन वर्किंग है, अब उनके शिफ्ट्स जो हैं वो लेट नाइट होती हैं। अब वो बेचारे जो रात को जाग रहे हैं, अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो खाना है। ठीक है, जाहिर बात है जो आपका दिमाग लग रहा है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। तो तीसरी चीज़ आ गई स्लीप डेप्रिवेशन। अब हमारा जो स्लीप हार्मोन होता है वो हमारा मेलाटोनिन होता है, वो बेचारा तो सप्रेस हो जाता है। बिल्कुल। अब जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो बॉडी हमारी स्ट्रेस में चली जाती है। जो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो भी रिलीज होता है, वो दोबारा से हमें शुगर क्रेविंग्स करवाता है। बिल्कुल। आपने कुछ मीठा खाना। अब आप भी नोट करें, जब आप भी रात को जाग रही होंगी तो आपका यही दिल करेगा कि गो फॉर समथिंग स्वीट, रादर देन एनीथिंग स्पाइसी। एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली सारी ब्रेन की गेम है कि ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहा है। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ आपने मुझे कहा, आपने पहले शुरू में जिक्र किया सर्काडियन रिदम, जो आपने कहा इंटरनल हमारी क्लॉक होती है। बिल्कुल। सर्काडियन रिदम जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वो कहता है कि जो हमारा सर्काडियन रिदम है वो एक 24 आवर क्लॉक है, जिसमें हमारे फिजिकल, मेंटल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देख के चलना होता है। बिल्कुल। ठीक है, अब जो सर्काडियन रिदम है हमारी, वो हमारी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन का सेंटर कंट्रोल। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ब्रेन ही मेन है सारी हमारी बॉडी की, सारे फिजियोलॉजी चला रहा है। ठीक है, तो सर्काडियन रिदम जो 9 o'clock जो हमारा मेलाटोनिन है, स्लीप हार्मोन, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देता है रात के 9 बजे। अब एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि हमें 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि 10:30 PM पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म हार्मोन है वो सप्रेस हो जाता है। अब 10:30 से लेके सुबह 8:30 तक वो बंद रहता है, वो सप्रेस्ड रहता है। अब उस दौरान आप जो मर्जी खाओगे वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। जब वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में जितनी देर स्टे करेगा वो आपके एडिपोज टिश्यूज में चला जाएगा, आपकी फैट डिपोजिशन कराएगा, आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यही होता है कि 8 आवर्स की स्लीप, और वो सिर्फ नाइट स्लीप कहा जाता है कि वो नाइट स्लीप ही होनी चाहिए। वो कभी भी रात की नींद आपको दिन को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकती। दिन में आप जितना मर्जी सो, आप हमेशा क्या करेंगे कि टायर्ड फील करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि आपका जो सर्काडियन रिदम है, अब हमारी बहुत सी फैक्टर्स की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहली बात आती है आर्टिफिशियल लाइटनिंग की वजह से, इंडोर लाइटनिंग। हमारे घरों में लाइट्स हैं, और दूसरा हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर से जो ब्लू रेडिएशंस निकलती हैं वो सर्काडियन रिदम को कह लें कि डिस्टर्ब कर देती हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये दिन का टाइम है, ये रात का टाइम है, क्योंकि जो दिन के हार्मोन है उसने दिन में रिलीज करने हैं, जो रात के हार्मोन उसने रात में रिलीज करने हैं। अब फोन जब हम देख रहे हैं, हम कहते हैं फोन देखते रहो, नींद नहीं आ रही। एग्जैक्टली, एक हैबिट बन चुकी है ना कि सारे काम हम डिले करके रात को अगर लेट गए या सोने के लिए लेटे हैं, लेकिन फिर भी आदत होती है कि मोबाइल करके स्क्रॉल करते रहना है। तो वो मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं हो रहा, नींद आएगी नहीं। अब जब नींद नहीं आएगी, सुबह 4 बजे के टाइम आपका बॉडी टेम्परेचर एट इट्स लोएस्ट होता है। अब उस टाइम आपको फिर जाहिर बात है शुगर लो है, टेम्परेचर लो, आपको भूख लगेगी, क्रेविंग्स होंगी, एंड यू विल ईट एनीथिंग। तो सर्काडियन रिदम आई थिंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी।
तो उसको एक शेड्यूल में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे सर्काडियन रिदम पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं। रिसर्च उस पे सबसे पहले एक ताओ हैमस्टर्स होते हैं, उन पे हुई थी रिसर्च। उनको ये देखा गया कि उनको जब हमने मिस अलाइन किया उनके सर्काडियन रिदम को, तो उनके अंदर जो CVTs है, दिल की बीमारियां, वो बहुत ज़्यादा देखी गई। फिर उस ट्रायल को उन्होंने शिफ्ट वर्कर्स में देखा, जो लेट नाइट शिफ्ट वर्कर्स थे, उन पे ये देखा गया कि जब वो लोग रात को जाग के काम करते थे तो दे वर मोर प्रोन टुवर्ड्स स्मोकिंग, they were more prone towards stress eating, they were more prone towards sugar eating। तो उन लोगों में हमारा दिल की बीमारी का एक towards caffeine as well, हम रात को देखते हैं जो लोग मोस्टली जाग रहे होते हैं वो कॉफ़ी पे फिर कर पीते हैं या चाय पीते हैं ताकि वो एक्टिवेट उनका माइंड रहे। तो उन लोगों में वो जो हमारा जो दिल की बीमारियां हैं, जो एक आर्थरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो कि हमारी खून की नालियों को तंग कर देती है, जो कि सीधा हमें हार्ट अटैक की तरफ या स्ट्रोक की तरफ लेके जाती है, तो उनमें वो मार्कर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड था। क्यों? क्योंकि सर्काडियन रिदम जो था उनका डिस्टर्ब था। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए आपको यही चाहिए कि आप अपने सर्काडियन रिदम को एक अलाइनमेंट में लेके, जो रात की नींद है वो रात की नींद है, 10 बजे के बाद आप खाना ना खाएं क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। यू नीड टू डू सम वॉक, आपको अपने थोड़ा सा बॉडी को मूव आउट करवाना पड़ता है। इसके बाद CDC जो हमारा सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है, ठीक है, वो ये बताता है कि डायबिटीज़ भी बहुत से लोगों को हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लेट नाइट क्रेविंग्स की वही स्टोरी चलती है कि शुगर ज़्यादा हो जाती है, ब्रेन बार बार सिग्नल देता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। और तीसरी चीज़ होती है कैंसर। ये 3 मेन बीमारियां हैं जो हमारे सर्काडियन रिदम के डिस्टर्ब होने की वजह से होती हैं। कैंसर फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि सर्काडियन रिदम जब हार्मोनल इम्बैलेंस करता है तो वो सेल की इन डिवीजन जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो उस वजह से तीसरा हमारे पास कैंसर आ जाता है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें 3 आवर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि जितने भी अनरियलिस्टिक और रेडिकल चेंजेस होते हैं ना बॉडी के अंदर, बिल्कुल वो इतने लॉन्ग टर्म नहीं होते। हम एक तो कह लें बहुत जज्बाती होकर एक डाइट शुरू कर देते हैं जिसे हम क्रैश डाइट कहते हैं। एग्जैक्टली, हम कहते हैं हम अपने आप को स्टार्व कर लेंगे और खैर है हम वेट लॉस कर लेंगे। अच्छा, ये वैसे एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव है कि हम अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जाएं, एक टाइम पे इतनी अनहेल्दी डाइट हम लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर हमें ये क्रेज़ होता है कि भाई अब हमने फिट होना है, तो उस फिटनेस के चक्कर में लोग बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर लेते हैं और वो ज़्यादा डेंजरस है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको 3 आवर्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है कि आपने रिफ्लेक्ट करना होता है। रिफ्लेक्ट में चीज़ क्या आती है, आपने ये देखना होता है कि आप किस टाइम पे कितना खा रहे हैं, ऐसी कौन सा फैक्टर है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या आप दिन को ज़्यादा खाते हैं, आप रात को ज़्यादा खाते हैं, या आप किसी स्ट्रेस ओकेजन में ज़्यादा खाते हैं, आप किसी हैप्पी ओकेजन पे ज़्यादा खाते हैं, तो आपको अपनी वो चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी, क्या आप TV देखते हुए खाना खा रहे हैं, क्या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए खाना खा रहे हैं, क्या आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं। खड़े होकर खाना खाने से भी आप कह लें कि आप बहुत ज़्यादा एम्प्टी माइंडेड होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपने क्या खाया है। तो तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि अच्छा, वैसे खाना खाते हुए मोबाइल फ़ोन या TV भी नहीं यूज़ करना देखना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल रहा, वो सामने देख रहा है या वो खाने को देख रहा है। आप जब आप TV देखते हुए खाते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, ठीक है। जब आप देखते हुए खाएंगे तो आपको पता होगा आपने कितना खाया। एक और टर्म होती है जिसमें हम कहते हैं कि हमने प्लेट को साफ करना है। ठीक है, आई नो इट इज़ अ सुन्नत कि आपने अपनी प्लेट को पूरा साफ करना है, लेकिन आप ये देखें कि आप जब प्लेट को साफ करने में लग जाते हैं ना तो आप ओवर ईट कर लेते हैं। तो आप पहली बात है कि आप पोर्शन क्वांटिटी ही कम लें कि आपको मजबूरी ना हो कि आपने प्लेट को साफ करना है। दूसरी बात है, हम अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, हम बच्चों को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं कि आज हम पूरा खाना खाएंगे, देन विल गो फॉर डिजर्ट। बिल्कुल ऐसे नहीं खाना। और तीसरी बात है कि आपने शुगरी ड्रिंक्स, जो हम जाहिर बात है पानी की जगह हम शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत बुरी चीज़ है। एक तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब लेते हैं तो वो हम ज़्यादा फुल हो जाते हैं, हम वही पिए जाते हैं एज कम्पेयर टू अपने प्रॉपर पोर्शन। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आपकी रिप्लेस होती है। रिप्लेस क्या करना है कि आपने जितने भी अनहेल्दी आपके फूड आइटम्स हैं उनको हेल्दी आइटम से बस रिप्लेस कर देना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, हम फ्राइज की जगह हम बेक्ड स्वीट पोटैटोज ले सकते हैं। शकरकंदी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर, वो रात को आपके कहने डाइजेशन को भी थोड़ा सा फास्ट कर देगी। जहाँ पे आपने कह लें कि कोई शुगरी ड्रिंक लेनी है उसकी जगह आप लेमनेड ले लें, कोई फ्रूट जूसेस ले लें, अपनी अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस कर लें। जहाँ से आपने चॉकलेट लेनी है आप पीनट बटर ले लें, एप्पल ले लें, फ्रूट ले लें। फ्रूट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो आपको कैंसर से भी बचाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, आपकी ग्रोथ भी अच्छी करवाता है। तो इन चीज़ों को आपने करना है। और तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है रीइंफोर्स। अपने साथ
थोड़ा सा मोहब्बत करें, दूसरों से मोहब्बत करते हैं, थोड़ी अपने साथ भी मोहब्बत करें कि ये चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली हैं। मैं अपने, क्योंकि आप जैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं वो कोई दूसरा कंट्रोल नहीं। डेफिनेटली आप डाइटिशियन के पास चले जाएं, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, थोड़ी देर उनकी बातें असर करेंगे, लेकिन फिर आप उसी रूटीन पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली अभी भी आप जो बातें कर रही है मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रही है, व्यूअर्स को भी डेफिनेटली मिल रही होगी। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि आपने खुद अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि रात को, आजकल ट्रेंड बन चुका है नॉर्मली कि रात को तो हमेशा जंक ही हमने खाने, और वो टाइमिंग्स भी उसकी इतनी डिफरेंट होती है कि वो खा के आप सोते हैं और इश्यूज भी डेफिनेटली हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आप खुद भी बाहर देखें, जहाँ देखें फूड पांडा गुजर है, तो वो बस ऐसे ही होता है कि हमें भी वो क्विक लगता है कि खुद उठ के जाओ, कुछ बनाओ, और ऊपर से गैस नहीं आती पाकिस्तान में, बिल्कुल गैस का भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हैं तो आप अपने थोड़ा मील पहले बना के रखें या आप फ्रूट्स वगैरह मंगवा के रखें। बिलीव मी, जो रात को लोग फ्रूट्स खाते हैं वो जल्दी छोड़ देते हैं अपनी इन क्रेविंग्स को, क्योंकि माइंड को पता चलने लग जाता है कि दे आर ईटिंग हेल्दी, अब सफिशिएंट एनर्जी है बॉडी में। जब तक आपकी बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी है, आपकी बॉडी कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बिल्कुल, अगर आप दिन को स्टार्व करें, आप सफिशिएंट एनर्जी नहीं ले रहे, हम अपने मील स्किप करें, जैसे अक्सर लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, अक्सर लोग डिनर स्किप कर देते हैं कि हम पतले हो जाएंगे। वो पतले क्या होना होता है, फिर हम लेट नाइट क्रेविंग करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जो आपकी हैं, रिफ्लेक्ट, रिप्लेस एंड रीइंफोर्स, इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है अपने ईटिंग डिसऑर्डर्स में। बिल्कुल जी, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर अपने माइंड में रख लें तो आपकी सारी लाइफ जो है वैसे बदल सकती है। सरताज, क्या पोर्शंस क्या रखने चाहिए? मतलब अभी आपने भी बात की है कि लोग स्किप कर देते हैं एक मील के, इससे हम फिट हो जाएंगे, इससे हम स्मार्ट हो जाएंगे। क्या कोई मील मिस करना चाहिए या जितने मील्स ले रहे हैं उनके प्रॉपर पोर्शंस रखना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मील स्किप करना चाहिए। वैसे तो आपको 5 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। 3 आपके मेजर मील्स होते हैं, 2 आपके माइनर मील्स होते हैं। बिल्कुल, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमेशा पूरा करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा 2 मील्स जो हैं, 2 मील्स हैं वो आपके जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया और आपका स्नैक टाइम जो इवनिंग स्नैक टाइम होता है। तो जो नाश्ता है, डिनर है और लंच है, इसमें तो आप अपनी प्रोटीन बहुत अच्छी पोर्शन में रखें। ठीक है, जैसे 3 to 4 आउंसेस प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए। अब देखें, बहुत से लोग कहते हैं नाश्ते में हम क्या ऑप्शन ले, नाश्ते में आप अंडा इज द बेस्ट सोर्स, शामी कबाब इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। दिन को अगर आप खाना स्किप करें, जैसे कोई वर्किंग वुमेन है, कोई वर्किंग मैन है, तो वो क्या कर सकता है कि वो सैलड्स लेके जा सकता है अपने साथ। किडनी बीन सैलड ले ले, चना सैलड ले ले, इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स। ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है, और आपको कभी मोटा नहीं करेगा। और डिनर में आप कोई फिश ले लें, कोई चिकन ले लें, कोई बीफ का कीमा ले लें, मटन का कीमा ले लें। इस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये बेस्ट सोर्स हैं प्रोटीन का। तो इन पोर्शंस को आपने लाजमी रखना है। और जो स्नैक, छोटे छोटे स्नैक्स हैं, उसमें आप जैसे चाय पीता है बंदा कोई बिस्किट के साथ या रस के साथ, सुबह के टाइम उस स्नैक में आप फ्रूट्स ले लें। फ्रूट्स भी बहुत अच्छी एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 मील्स होते हैं आपके। ठीक है, तो ये 5 मील्स होते हैं जिनको आपने डेफिनेटली अगर डेली बेसिस पे पूरा करेंगे तो आपकी जो लेट नाइट क्रेविंग्स हैं वो भी आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करेंगी। सरताज, नॉर्मली कहा जाता है कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए, कितनी सदाकत है इस बात में? वैसे बिल्कुल अच्छी सदाकत है, क्योंकि देखें रात से आपका 10:30 बजे से आपका सप्रेस हो गया है डाइजेशन, वो सुबह 8:30 तक सप्रेस रहना है। अब जो सुबह 8:30 से लेके 12 बजे तक है ना, ये आपकी हाईएस्ट एनर्जी है उस वक्त इंसान। ठीक है, आप बहुत फ्रेश फील कर रहे होते हो, आपकी डाइजेशन इस वक्त पीक पे होती है, तो आपने पूरे दिन के लिए एक फ्यूल अप करना होता है। जैसे आप बाहर निकलते हो, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, उसी तरह आपने अपने अंदर भी कोई फ्यूल लेके जाना है ना। सो इट इज द बेस्ट सोर्स कि उस टाइम आपके पास टाइम भी है, उसके पास आप एक माइंडफुल ईटिंग भी है, हेल्दी ईटिंग भी है, तो उसमें आपके हर सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए जो आपको ब्रेड चपाती से मिलेंगे, प्रोटीन होना चाहिए जो अंडे और शामी कबाब से मिलेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए जो आपको फ्रूट से मिलेंगे, तो और जो आपकी कैफीन है वो आपका क्विक स्टार्ट है जो सारे दिन के लिए आपको हेल्दी या एक्टिव रखता है। ठीक है, तो सरताज नॉर्मली यही होता है कि नाश्ता भी लोग यहाँ पर 1-2 बजे कर रहे होते हैं, तो उसकी क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए? नाश्ते की टाइमिंग 8:30 to 9 होनी चाहिए। ठीक है, इट इज द बेस्ट टाइम कि इस टाइम होनी चाहिए। ठीक है, जो 1-2 बजे का नाश्ता होता है वो कोई नाश्ता नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो 8:30 to 8 to 8:30 के दरमियान आपने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद आपने सेकंड मील जो आपने बताया था एक्स्ट्रा जो आपका ब्रेकफास्ट वो आप 11-12 बजे। अगर आप कोई यूं चलते फिरते ऑफिस में हैं या आप कहीं किसी जगह पे गए हुए हैं, देन यू कैन हैव सम फ्रूट। आप अपने साथ एप्पल रख लें, आप अपने साथ बनाना रख लें, ऑरेंजेस रख लें, उस टाइम वो खा लें। एग्जैक्टली, नट्स इज द बेस्ट सोर्स। उसके बाद आपका लंच होना चाहिए 1 से 2 या 1 से 3 के दरमियान में, इससे लेट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स होते हैं, हर किसी के डिफर करते हैं, लेकिन मोस्टली इस टाइम पे सबको लंच ब्रेक तो होता ही है, सो इट इज द बेस्ट टाइमिंग कि आप उस टाइम लंच ले लें। ठीक है, और उसके अलावा डिनर की टाइमिंग्स हमें डिनर की टाइमिंग हमारी 8 o'clock तक होनी चाहिए बस।
क्योंकि मैंने वही बताया 9 o'clock आपका स्लीप हार्मोन इंड्यूस हो बिल्कुल। चुका होता है बॉडी में, तो वो अगर लेट खाएंगे तो वो लेट होगा, और जब वो नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी properly। एग्जैक्टली जी, जरताश ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि अपनी टाइमिंग्स जो है उनको मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप डिनर प्रॉपर टाइम पर करेंगे, आपकी प्रोटीन्स उसमें होंगी, तो आपको लेट नाइट क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। जरताश, थैंक यू सो मच फॉर Welcome। कमिंग ऑन द शो। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके साथ साथ मेरे साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। मैं बहुत अनहेल्दी डाइट एट टाइम्स ले लेती हूँ रात को कुछ देखते देखते। वही जरताश ने जो बात की थी कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए साथ साथ कुछ ना कुछ जंक, लेकिन ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, तो हमें ये चीज़ें जो हैं इनको नहीं करना चाहिए। एक बैलेंस्ड और एक हेल्दी डाइट करनी चाहिए। अब डाइट के साथ साथ नॉर्मली आप हेल्दी मील्स तो लेते ही हैं डेफिनेटली, उसके साथ साथ योगा भी काफ़ी आपकी मददगार साबित होती है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और जाइए और जाके आप भी देखिए कि योगा से किस तरह खुद को फिट रख सकते हैं। सुलाफे नकवी, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ योगा फॉर समर सीजन, गर्मियाँ, जो कि जिसका सुनते ही हमें कुछ होना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड, स्वेटिंग, और वेट कैसे रिड्यूस करेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज करेंगे तो स्वेट करेंगे, मूड कैसे अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं आज आपको टिप्स भी देने वाली हूँ और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आपका जो कूलिंग सिस्टम बॉडी का नेचुरली ऑन होगा, और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कूलिंग इफेक्ट के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं, हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है वो सन से इसको एसोसिएट किया जाता है और लेफ्ट को मून से, मून यानी ठंडक। तो आपने क्या करना है, इस नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू करना है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखा, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ, या एक्सहेल थ्रू योर नॉस्ट्रल, सेम नॉस्ट्रल। इनहेल, exhale from your nose. That's it. इससे योगा की थोड़ी देर के बाद जो आपको फील हो रहा होता है कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा इस तरह फील हो रहा है, आप नॉजियस फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप करना शुरू करें और उसी टाइम पर आपकी बॉडी जो है आपका कूलिंग सिस्टम ऑन कर देगी नेचुरली। दूसरी चीज़ जिसे हम कहते हैं शीतली प्राणायाम, वो क्या है, यानी कि कूलिंग ब्रेथ। वो किस तरह से होगा, वो तमाम लोग जो अपनी टंग को बिल्कुल हम ट्यूब की शेप नहीं दे सकते, तो वो लोग एक दूसरा प्राणायाम करेंगे, या आप यही कूलिंग इफेक्ट वाला जो मैंने पहले बताया वो कर सकते हैं। बट नंबर 2, आपने सबसे पहले इनहेल किया इस तरह से कि आपने अपनी टंग को बाहर निकाल कर, इनहेल जब किया, मुंह बंद, एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। अगेन, एंड एक्सहेल। ये आप 10 मिनट्स तक अगर आप करते हैं तो ट्रस्ट मी 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको फील होने शुरू हो जाएगा कि आप जो इमोशनली भी अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स जो थी वो कन्फ्लिक्टेड थी और इमोशनली डिस्टर्ब थे, या हाई ब्लड प्रेशर था, या डाइजेशन का इशू था, या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा और आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये ब्रेथ आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में मैं हमेशा ये बताती हूँ कि कैट एंड काउ, आपने क्या किया, इनहेल, इसको आर्च में लेकर आएंगे, एंड एक्सहेल बिल्कुल पीछे, इस तरह से आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज करना है। इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ देर यहां रहने के बाद अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। इसके अलावा आप साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, सबसे आसान। इनहेल, यहां पर इनहेल किया और कुछ देर पॉज ले सकते हैं, अपनी सांस को होल्ड कर सकते हैं, एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। वापस आते हुए आप एक्सहेल करेंगे, जाते हुए आप इनहेल करेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रेशर पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो होगा हंगर को कंट्रोल करने के लिए, यानी आपकी एपेटाइट को थोड़ा सा सप्रेस करेगा, वो होगा ये पॉइंट, नाक से नीचे। आपने इसको हल्का सा प्रेस किया, बॉडी के जो मेरिडियंस होते हैं उनको जब आप प्रेस करते हैं या एक स्लाइड सा प्रेशर देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि आपके जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ आपने इसको प्रेस करके रखा, एंड एक्सहेल। ब्रीथ आप नॉर्मली करेंगे,
30 सेकंड्स के लिए आपने इसको प्रेस किया और उसके बाद आप हाथ हटा सकते हैं। 2 से 3 दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको जो क्रेविंग भी हो रही होगी वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। आई होप कि आपको योगा फॉर समर सीजन पसंद आया होगा। समर सुन के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बट अब आपने ये योगा करना है ताकि आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज हो और आप सुकून से एक्सरसाइज या योगा कर सकें और फिट रह सके अपनी ज़िंदगी में। इस हवाले से मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। जागो लाहौर को भी आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह, और मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस। जी तो जनाब, काफ़ी डिफरेंट हमने योगा एक्सरसाइजेस देखी हैं जो हमें सुलाफी ने बताई हैं। इनहेलिंग और एक्सेलिंग के थ्रू हमने अभी डाइट किस तरह से मेंटेन रखते हैं ये तो बताया, लेकिन योगा के थ्रू भी आप अपने हंगर को किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं ये भी हमने देखा। और उसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि गर्मियों में अपने टेम्परेचर को इनहेलिंग और एक्सेलिंग के थ्रू किस तरह से आप कूल डाउन कर लेते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइजेस तो जो डेफिनेटली आपको भी ट्राई करनी चाहिए। समर्स आ रही हैं तो उस हवाले से अपने हंगर को कंट्रोल करने के लिए, डाइजेशन के लिए और उसके साथ साथ टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू योर वॉचिंग जागो लाहौर। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब, आजकल सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। मुल्क में पकड़ धकड़ बच बचाव की सियासत चल रही है। फजा में लाठियों, नारों और तनकीदी बाउंसर्स की गूंज है। कहीं इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के फलक शगाफ नारे लग रहे हैं तो कहीं इलेक्शन कराने से जान को खतरा करार दिया जा रहा है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर चुका है और इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो चुका है। जबकि KPK में इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली को हतमी मुशावरत के लिए 14 मार्च को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। दूसरी जानिब हसास इदारों ने इलेक्शन कमीशन को मौजूदा हालात में शेड्यूल इंतखाबात ना कराने की तजवीज़ दी है। हसास इदारों ने ब्रीफिंग दी है कि इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान की जानों को खतरात हैं, इलेक्शन ना कराए जाएं। और इसके साथ ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट लेकर क्वेटा पुलिस की टीम भी लाहौर पहुंच गई है। पुलिस टीम में SP नदीम, DSP अब्दुल सत्तार, सब इंस्पेक्टर और दीगर 2 अहलकार शामिल हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस क्वेटा पुलिस की मुआवनत भी करेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्की हालात और इलेक्शन पर क्या असरात पड़ेंगे, मुल्की सियासत किस जानिब जा रही है और आगे क्या होने जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ यासिन मलिक साहब मौजूद हैं। यासिन साहब, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसे हैं आप? यासिन साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये क्या इबाहम क्या है? जब डेट फाइनल हो चुकी है फिर भी सूरत हाल ऐसी है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल आ गया, फिर पहले तारीख दी गई और इसके बावजूद भी लोग तजब्जुब का शिकार हैं कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हैरान कुन बात है। उसमें मैं समझता हूँ कि पहले तो मैं ये समझता था कि शायद जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो तारीख दी तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बजावरी के लिए एक एहतमाम हुज्जत के तौर पर जो उन्होंने शेड्यूल तो जारी कर दिया, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये लग रहा है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन भी संजीदा है, क्योंकि वो उसने अखराजात के पैसे मांग लिए, सिक्योरिटी के स्टाफ मांग लिया, सारे तमाम कुछ जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत दरकार है वो मांग रहे हैं। इससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन कदरे जो है वो जो इसमें एक वहाम था कि वो संजीदा नहीं, वो संजीदा है। अब देखना ये कि फिर क्यों है ऐसा। वो एक तो हुकूमत ऐसा नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, और कुछ दायरे, खासतौर बड़े दायरे, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, तो उस वजह से लोगों को ये जो ख़ास तौर पर कंपेन कर रहे हैं सियासतदान पंजाब में स्पेशली, वो उनको ये यानी ये मुख्तलिफ ज़राए से बावर कराया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होगी। अब वो इलेक्शन कंपेन उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि अभी तक ये कंफर्म ही नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो पहले तो मैं मतलब जो तहरीक इंसाफ है इसने अपने कारकुनों से दरख्वास्तें वगैरह तलब कर ली, फिर पीपल्स पार्टी ने कर ली, फिर अब आखिर में जाकर नून लीग ने भी कर ली कि क्या पता इलेक्शन हो जाए। इसका मतलब वो भी इब्हाम का शिकार है
कि इसका मतलब अगर अदालत अगर ज़्यादा संजीदा हुई तो फिर इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। अगर ये तो अब डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा जो मुनसर है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट पे मुनसर है, बिल्कुल हमारे चीफ जस्टिस पे मुनसर है। क्या वो अपने जो अहकामात हैं उनकी बजाय उनकी तामील के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो। बिल्कुल। तो फिर वो अगर इस यानी अब बिल्कुल ही वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया कि इलेक्शन होंगे तो फिर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो यासिन साहब कैंपेन स्टार्ट की है, मुख्तलिफ हमने देखा है जमातों ने, 7 दफ़ा 144 लग गई है, तो ये क्या सूरत हाल है? नहीं, दफ़ा 44 तो लगी सी एक 100 जो जब वो रैली निकलनी थी इमरान खान ने, तो उससे अगले दिन वो ख़त्म कर दी गई। वो स्पेशली इसी काम के लिए थी, सीधी सी बात है। वो हुकूमत जो ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत है, निगरान पंजाब हुकूमत है, उन्होंने लगाई इसलिए थी कि इनकी रैली को नाकाम किया जाए। रैली नाकाम तो हुई। रैली तो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थी ना, जब लोगों ने वो कैंपेन स्टार्ट कर दिया तो फिर ये क्यों लगा रहे हैं? नहीं, उस वक्त अभी शेड्यूल नहीं आया था जब तक उन्होंने रैली का ऐलान किया था। ठीक है। जब ये रैली वाले दिन ही ये शेड्यूल आया, तो अगर ये शेड्यूल पहले आ जाता तो शायद वो रैली ना निकालते। अब मैं समझता हूँ कि वो रैली को उन्होंने खुद ही मनसूख किया, तो मेरा ख्याल एक अच्छा फैसला किया। एक आपके सामने एक उनका कारकुन जहाँ भाग हुआ, बिल्कुल। तो अब अगर दोबारा करते हैं या वो रैली को उस दिन ही प्रोलॉन्ग करते, तय कर लेते कि इमरान खान ने निकलना है बाहर, तो शायद और भी जहाँ भाग होते और भी कोई खुदा न खास्ता जाने जाती तो स्पेशली इमरान खान जब बाहर निकलते हो सकते उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता। तो ये मेरा ख्याल है दानिशमंदाना उनका फैसला था। खुदा का खौफ करो। अभी तक ये बता दें कि अभी तक हमारे मुल्क में डैम क्यों नहीं बन रहे? बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, अब कालाबाग डैम हमारे मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो किसी ने कोशिश नहीं की या कोशिश जानबूझ के भी नहीं कर रहे, और कुछ सिर्फ इसलिए कि वो कल को कोई इनका वोट बैंक कम ना हो जाए। कुछ लोगों ने अब वो इंडिया को खुश करने के लिए इसको सियासत की नज़र कर दिया। तो ये हमारा मुल्क की इक़्तिसादी जो सूरत हाल है इस तरीके से तबाह होती होती अब इस दाने पे आ गए। तो ये एहसास नाम की चीज़ नहीं चाहिए कि वो इस तरफ सोचें, खुदा के लिए सोचें। अगर अब नहीं सोचना तो फिर कब सोचेंगे? अवाम यकीन करें कि इस कदर मुश्किलात का शिकार है कि रोटी उन्हें 3 वक्त की, अब एक वक्त की मुश्किल हो गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, जॉब भी करते हैं, पे भी टाइम भी नहीं मिल रही उनको, लेकिन उससे गुजारा ही नहीं है। इतनी ज़्यादा महंगाई आ चुकी है, उनके लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हुए हैं। लोगों को अब रोटी का लाले पड़ गए। कपड़ा तो बिल्कुल ही बहुत ही नायाब हो गया है, और महंगाई इतनी ज़्यादा कि बाजार से वो जाए तो वो खाली हाथ आ जाते हैं। और एक मजदूर जिसकी 1000 रुपए की दिहाड़ी होगी, वो घी लेगा या सब्जी लेगा या किस तरह से पूरा तो कैसे गुजारा करेगा? हाँ जी। अब मैं समझता हूँ कि 1 लाख रुपया लेने वाला भी जो है ना, वो भी इस काबिल नहीं है कि वो घर का बजट बना सके। और 1 लाख रुपये कितने लोगों की तनख्वाह है? बिल्कुल, बहुत ही माइनर। यानी बाकी जो आम मजदूर है उसके अगर 25 से 30 हज़ार रुपया उनकी जो पे है, तो उसमें कैसे गुजारा करेंगे? वो तो पहले हफ्ते में चले जाते हैं स्कूल में। लोग वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, सीधी सी बात है। तो ये सब इसकी जिम्मेदारी जो सबसे ज़्यादा है वो सियासतदानों पर ही ऐड हो रही है। और इन्होंने जो अपने लहदा उन्होंने एक बनाया हुआ ना कि एक अपनी तरफ से समझते हैं कि शायद अवाम इन पे एतमाद करे, अवाम इस पर एतमाद नफरत कर रहे हैं। आम आदमी तो शायद अगले इलेक्शन हो तो शायद वोट भी ना डालने जाए कि उन्हें इस हद तक किसी से एतमाद नहीं रहा। कोई ऐसा रहा है? सबको तो संभालिया भाई। बिल्कुल, ट्रस्ट लेवल बिल्कुल ब्रेक हो चुके हैं क्योंकि बेसिक कमोडिटीज जो हैं वो ही पूरी नहीं हो रही। हाँ, तो सबको जब जमा लिया तो आप फिर क्या करें? आप पीछे तो रहाई को नहीं कि पहले सिर्फ एक तरीके इंसाफ नहीं थी, उसको भी संभाल लिया। बिल्कुल। तो फिर ये भी होता है कि जैसे जवाज उनके पास होते हैं, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, हमारी आवाम का भी कुछ कसूर है। तो भाई अगर आप हमारे पास अगर फ़र्ज़ करो बहुत कोई अच्छा या कायदे आज़म लेवल का बंदा नहीं है, तो चलो कम बुरा तो हो सकता है ना। कम बुरे को ज़रा इलेक्शन में मौका दें कि वो कम बुरा कौन सा है उनकी नज़र में, जो भी कम बुरा है उसको वोट दें और वोट के लिए निकले। और फिर वोट देने के बाद जब वो 2/3 अक्सरियत किसी के पास होगी तो फिर, और वैसे भी हमारा कौन सा वज़ीर आज़म है जिसने 5 साल पूरे किए? यानी कि पाकिस्तान की तारीख में कोई एक भी वज़ीर आज़म नहीं है जिसने अपना टेन्योर पूरा किया। वैसे आपको लगता है कि अगर कोई भी वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा करेगा तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे या वही चीज़ है? वो इसलिए कि जब उसे पूरा मौका मिलेगा, 5 साल उसके हैं ना, तो 5 साल के बाद जब अवाम में जाएगा तो ये तो नहीं कहेगा भी मुझे तो वक्त से पहले हटा दिया कि मैं वरना मैं ये कर देता, वरना मैं वो कर देता। वो तो जवाब तो ख़त्म करे ना भाई। और वो इसकी वजह क्या है
इसकी कुछ वजह अदारे हैं, वो उनको मुद्दत पूरी करने नहीं देते, बिल्कुल वो किसी ने कोई ना कोई जवाब बना के हटा देते हैं उसको। अब दारों को सियासत में इस हद तक वो आ जाते हैं कि वो बाज़ तो वज़ीर आज़म को बिल्कुल ही मतलब नाजायज़ तरीके से हटाया गया, गलत तरीके से हटाया गया। बाद में वो दारों ने भी एक्सेप्ट किया कि इसको नाजायज़ तरीके से हटाया गया। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी आती है उसे 2/3 अक्सरियत मिल जाए और वो अपनी टेन्योर मुकम्मल पूरी तरह पूरी करे फ्री हैंड तरीके से, फिर वो वाम में जाए, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा फिर वोट लेके आएंगे तो या फिर वो लोग उनसे दूसरे को मौका देंगे। हाँ जी, जब प्रॉपर एक 5 इयर्स का टाइम मिल जाएगा, ड्यूरेशन मिल जाएगी, तो नेक्स्ट जब भी गवर्नमेंट आएगी तो लोगों के पास अब जो इलेक्शन आ रहे हैं मैं समझता हूँ ये ऐसा ज़रूर होना चाहिए, वहाँ को इसका सोचना चाहिए कि ये, और जो आ जाए फिर उसके बाद फिर वो भी अपने ज़ाती इंटरेस्ट भूल जाए। हाँ जी। और वहाँ मुल्क का सोचे। तो हमारे पड़ोस में देखें इंडिया कहाँ चला गया, हम कहाँ पीछे रह गए, हमारे यहाँ डॉलर ही काबू नहीं आ रहा। हमारे देखें इंडिया में नेपाल, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, वहाँ डॉलर बहुत सस्ता है हमारी निस्बत। इंटरनेशनली ऑयल बहुत सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में भी महंगा हो जा रहा है। अब क्या करें, IMF की शराइत इतनी सख्त है, वो माननी पड़ रही है। उन्होंने तो वो अपना प्रोग्राम करने के लिए वो यानी कि जैसे कहते हैं नाक की नकीरें निकलवाना, वो निकलवा रहे हैं। वही हाल हो रहा है। ये भी IMF के दरवाजे पे भी जाना, बार बार जाना, ये भी हमारे सियासतदानों की वजह से। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये इस तरह इसी वजह से कि ये इस तरह एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपने उसको इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना, तो ये एक बड़ी वजूहात है। और अमन अमान की सूरत हाल की बेयकीनी की सूरत हाल ख़ास तौर पर, कोई हमारे पास इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, और जो जिन्होंने पाकिस्तानी ने जो पैसा दबाया है घरों के अंदर, वो निकालने को तैयार नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये ढूंढना है। अवाम इतनी भी लापरवाह ना हो जाए, अवाम को चाहिए कि वो इसमें अपना इंटरेस्ट शो करें, और लोग यानी सियासतदानों को पता हो कि अवाम जो है वो अब उन्हें अच्छे बुरे की समझ आ रही है। तो क्या लगता है अवाम को इस तमाम तर सूरत हाल में अपने लिए कैसे स्टैंड लेना चाहिए? मैं ये समझता हूँ इसका सबसे बड़ा तरीक़ाकार वोट है। ठीक है, वोट के ज़रिए अपनी पसंद और यानी कम बुरे को जो अपने वो समझते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करेगा, उसको लेके आए। और जब उसको फिर इस लेके भी इस तरीके से आए, कम से कम 2/3 अक्सरियत मिलनी, जो भी, मैं नहीं कहता, जो भी जो 2/3 अक्सरियत से आएगा वो किसी का मोहताज नहीं होगा। अब अगर फ़र्ज़ बैसाखियों के बल पे हुकूमत बनती है, बैसाखियों से मीन यह कि इत्तेहाद की सूरत में पकड़ दकड़ के MP MN पकड़ बनाते हैं, जब हुकूमत बनाते हैं, तो फिर वो जो इत्तेहादी होते हैं, फिर वो जायज़ नजायज़ तरीके से अपने जो मुतालबात हैं मनवाने के लिए वो उनसे नजायज़ काम भी करवाते हैं। ये होता रहा है यार, हुकूमत में होता रहा है। जो ना करना चाह रहे हैं वो भी उन्हें करना पड़ता है कि हुकूमत अगर खनी है तो फिर ये तो करना पड़ेगा। तो ये अगर ये भी चीज़ ना हो, किसी के वो मोहताज ना हो, तो फिर वो हुकूमत कुछ कर सकती है। और मैं नहीं समझता कि हमारी कोई भी हुकूमत ऐसी है या कोई भी पार्टी या कोई भी सियासतदान ऐसा है कि कोई जो मुहब्बे वतन नहीं है। सब मुहब्बे वतन है, सब कोई गद्दार नहीं है हमारे यहाँ। एक जो मर्जी कहते रहे, मुहब्बे वतन सब हैं, लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट कम ले रहा है, किसी की ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट इस कदर ज़्यादा है कि उस पर हावी हो जाते हैं। तो वो ज़रूरी ये है कि सियासतदान अगर चाहें तो हमारा मुल्क ऊपर जा सकता है। अभी तक तो वो सियासतदानों की नीयत ही ठीक नहीं, सीधी सी बात है। तो यासिन साहब, PTI वर्सेस PDM चल रहा है, ठीक है, PDM के अंदरूनी मामलात कैसे चल रहे हैं अभी इलेक्शंस को लेकर? कोई इत्तेहाद है, कोई यूनिटी है, या वहाँ पर भी इख्तलाफात चल रहे हैं? नहीं, मैं समझता PDM अब वो शायद बिखरने ही वाली है, क्योंकि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं तो PDM के आपस के इख्तलाफात भी बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, MKM के अपने वो मफादात, वो अपने मुतालबात रखते हैं, वो कहते हैं वो उनके पूरे नहीं हो रहे। अब तो इवन के पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी इत्तेहादी जमात है, उसने बराबर भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो हमारे सलाब के दौरान जो हुकूमत ने वादे किए वो पूरे करें, वरना हम वजारतें हम नहीं रख सकेंगे। तो इससे पता चल रहा है कि ये इख्तलाफात भी ऊपर जा रहे हैं, और उसकी वजह भी एक यही है कि इलेक्शन चूँकि करीब आ रहे हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब इत्तेहादी तो चाहेंगे कि ये सारे का सारा नज़ला जो है नून लीग पे चला जाए। बिल्कुल। और हम कह दें कि ये तो हमारे पास तो अभी कहते हैं वो कि भाई वजारत ख़जाना हमारे पास तो नहीं है, वो तो नून लीग के पास है। जो कहने के फैसले करती है वो तो नून लीग करती है, ताकि तमाम तर जिम्मेदारी जो भी हालात की है वो उन पर चली जाए, तो वो खुद बरी जमा हो जाए। और ये भी हो सकता है कि वो यानी
अपने जो इलेक्शन से कुछ वर्ष पहले ही, देर पहले ही वो अलग हो जाए, वजारतें भी छोड़ दें, हुकूमत को भी छोड़ दें, बिल्कुल जी, ताकि कह दें कि देख हम तो अलग हो गए थे, हम तो बाहर आ गए थे वहाँ से, हाँ जी हुकूमत से अलग हो गए थे। जी, तो जब अवाम में जाएं तो उनके पास कुछ जवाब हो कि बिल्कुल देखो जी। उसकी महंगाई की जिम्मेदार हम नहीं है, वो तो नून लीग है। बिल्कुल। अंदरूनी इख्तलाफात उनके दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और बिल्कुल। कुछ बढ़ा भी रहे हैं, खुद जानबूझ के भी बढ़ा रहे हैं, जी। ताकि वो जवाब इस तरह के मुतालबात रख रहे हैं कि जो हुकूमत पूरे नहीं कर सकती, बिल्कुल क्योंकि जी। माली हालात ठीक नहीं है। जी, तो वो जब पूरे नहीं करेंगे तो जवाब मिल जाएगा, पूरे अलग नहीं अलग करेंगे हो तो जाएंगे, डेफिनेटली तो जवाब उनके मिल बयानात जाएगा। भी जी अवाम में देना आसान हो जाएगा। जी। ये सूरत हाल है। ये तमाम तर सूरत हाल से आपको यासिन मलिक साहब ने आगाह किया, बहुत शुक्रिया यासिन साहब आपका। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो एक पॉइंट पर आके कुछ आवाम का सोचे, क्योंकि महंगाई जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के हवाले से तो हमने ढेर सारी बातें कर ली। अब इससे क्या हो रहा है, इससे सिर्फ एक चीज़ पर इफेक्ट हो रहा है, और किस पर इफेक्ट हो रहा है वो है हमारी बेचारी आवाम, जो कि मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रही है। हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं कि फल, सब्जियों और दालों के रेट जो हैं उनमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोई चीज़ भी सस्ती होने पर नहीं आ रही। कभी पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है, बिजली बम गिरा दिया जाता है, और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो मुसलसल आसमानों से बातें कर रही हैं। रिलीफ देने की बजाय आवाम जो है वो मुसलसल, अगर कहा जाए, जलील ही हो रही है, तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। महंगाई के हवाले से क्या सूरत हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं या नहीं, रेट्स जो हैं वो मुसलसल, सब्जियों के भी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। ऑयल की कीमत अगर बात की जाए तो घी की कीमत 550 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन डिफरेंट जगहों पर ये 600 या 600 से ज़्यादा भी मिल रहा है। उसी के साथ साथ आटे की अगर बात कर ली जाए तो आटे पर सब्सिडी तो दी गई है, लेकिन फिर भी डिफरेंट यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। आवाम जो है वो बहुत परेशानी की सूरत हाल में मुब्तला है। अगर आटा मिल भी रहा है तो लोग खुला आटा लेने पर मजबूर हो रहे हैं, और खुले आटे की क्वालिटी जो है वो ऑब्वियसली उस तरह से नहीं है, और लोग यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि नाकिस क्वालिटी की वजह से है, बिल्कुल भी रोटियाँ वैसी नहीं पक रही हैं। और उसी के साथ साथ टमाटर के रेट्स कुछ कम हुए हैं, वरना पहले हमें यही देखने को मिल रहा था कि टमाटर की कीमतें भी आसमानों से बात कर रही थी। उसी के साथ साथ प्याज के हवाले से अगर बात की जाए तो प्याज के रेट्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। महंगाई, अंडों की बात कर ली जाए, अंडे बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। गोश्त की बात कर ली जाए तो वो तो अब कोसों दूर है लोगों की पहुंच से। चिकन की कीमत भी 600 से अबव तक कल तक थी। और उसी के साथ साथ मीट की बात कर ली जाए, मटन की बात कर ली जाए, बीफ की बात कर ली जाए, उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये तो अब बहुत दूर की बात है कि लोग जाकर मीट लेंगे या फिर चिकन लेंगे, क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें जो हैं, बुनियादी अशिया जो हैं, सब्जियां जो हैं, दालें जो हैं, वही बहुत ज़्यादा अवामी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो क्या तमाम तर सूरत हाल है। अगर रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में भी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस होते हैं। हम यही देखते हैं हर साल कि रमज़ान में फ़्रूट्स की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में मुनाफाखोर हमें काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं। कि तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप आज मार्केट में? आज बिल्कुल, आज मार्केट में सूरत हाल जो है वो आम दिनों के बरक्स नहीं है, क्योंकि आज भी महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा ही देखने को मिल रहा है। मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं उसमें 12 सब्जियां आज महंगी की गई हैं, जबकि फल और दीगर पोल्ट्री मसनूआत जो हैं वो भी अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हो सकती हैं, बल्कि जो सरकारी रेट में तय करदा कीमतें हैं उसके बरक्स महंगे दामों जो है मार्केट में फरोख्त की जा रही है। प्याज इस वक्त जो है 145 के बरक्स 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 44 के बरक्स 70 रुपए तक, लहसुन 340 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 340 के बरक्स 450 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है 630 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन अदरक की फरोख्त मार्केट में 730 रुपए फी किलो तक जो है वो की जा रही है। जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें सब्जी मिर्च आज 5 रुपए महंगा करके 125 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक सब्जी मिर्च की फरोख्त की जा रही है। लीमू की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम में तब्दीली के बाद लीमू जो है वो महंगा होने लगा, उसकी तलब बढ़ चुकी है। 20 रुपए
फी किलो तक लीमू जो है वो महंगा करके 143 रुपए सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही लीमू जो है वो 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में टिंडे 6 रुपए महंगे करके 64 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक। इसी तरह मेथी 2 रुपए महंगी करके 60 रुपए मुकर्रर की गई है। बैगन 6 रुपए महंगे करके 74 रुपए। खीरा 2 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया। पालक 2 रुपए महंगी करके 42 रुपए। बंद गोभी 2 रुपए इजाफे के बाद 32 रुपए और फूल गोभी की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया। 70 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। शिमला मिर्च की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा किया गया। 90 से कीमत बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है। मटर 2 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह गाजर जो है देसी, उसकी कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया। 60 से कीमत बढ़ाकर 64 रुपए मुकर्रर की गई है। लेकिन ये तमाम कीमतें सरकारी नरखनामों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है और शहरियों को जायद कीमतों पर ही ये सब्जियां जो है वो दस्तयाब होंगी। ब्रायलर की कीमत में आज दूसरे रोज भी इजाफा किया गया। आज 7 रुपए बढ़ाकर कीमत 609 रुपए की गई है। और अंडों की कीमतों में मौसम में तब्दीली के बावजूद जो है इजाफा किया जा रहा है। रवा हफ्ते अंडे मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर महंगे किए गए। आज भी 1 रुपए इजाफे के बाद 244 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। और लेकिन मार्केट में अंडे जो है इस वक्त 250 से 260 रुपए की दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फल जो है वो भी जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है। फल तो अब शहरी जो है वो सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि कीमतें जो है इनकी उनकी पहुंच में नहीं है। सेब 300 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया है, लेकिन दर्जा अव्वल का मियारी सेब जो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है वो 400 रुपए से लेकर 450 रुपए फी किलो तक, जो कि एक आम फल जिसे समझा जाता है, उसकी कीमतें ही कंट्रोल में नहीं है। दर्जा अव्वल का केला सरकारी रेट में 165 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का केला जो है वो हुआ है और शहरियों से 300 से 350 रुपए फी किलो तक उसकी कीमत, फी दर्जन तक उसकी कीमत वसूल की जा रही है। जबकि दर्जा दोम का केला जो है वो 200 से 225 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर की कीमतों में जो है वो अब इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि रमजान मुबारक की आमद से कबल जो है खजूर भी मार्केट में जो है उसकी किल्लत जो है वो बढ़ने लगी है। खजूर ईरानी की कीमत जो है जो सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है वो 480 रुपए फी किलो है, लेकिन यही खजूर मार्केट में जो होलसेल की कीमत पे फरोख्त की जा रही है वो 580, जबकि परचून या शहरियों के लिए जो रिटेल कीमतें हैं वो 580 के बराबर जो है 600 से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह घी जो है वो भी बुलंद सतह पर मौजूद है। 640 से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ऑयल या खुर्दनी तेल जो है वो 680 से 700 रुपए फी लीटर तक। दालें जिन्हें जो है सस्ती गज़ा समझा जाता था, अब वो भी सस्ती नहीं रही। दाल चना मार्केट में 250 रुपए, दाल माह 400 रुपए, दाल मूंग 320 रुपए फी किलो तक, सफेद चने 360 रुपए तक, काले चने 280 रुपए तक, जबकि बेसन वो भी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और दुकानदारों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये रमजान मुबारक में बेसन जो है वो 300 रुपए फी किलो से भी तजावुज़ कर जाएगा, क्योंकि ठीक है जी, आइंदा आने वाले दिनों में कीमतें जो है वो मज़ीद ज़्यादा होने के चांसेस है। अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। रमजान मुबारक की आमद से पहले ही रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहने वाली है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट है हमारा आज की किताब, जिसमें अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और डेली हमें डिफरेंट इंटरेस्टिंग बुक्स के रिव्यूज़ देते हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि आज किस किताब का रिव्यू लेकर वो हमारे साथ आए हैं। तमाम किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और हैरान कुन है, और बल्कि खुशगवार बात यह है कि ये हैरत जो है वो अनप्लेजेंट नहीं है। वो क्या है कि तामीर मस्कन के नाम से एक किताब मेरे पास है बशारत हमीद साहब की, और इसको मकतबा कुद्दूसिया ने शाया किया। चौथा एडिशन इस वक्त मेरे सामने है और ये अप्रैल 2021 में इसका चौथा एडिशन आया। तो मैंने ये बता इसलिए दिया कि इसमें जो इसके जो मंदरजात हैं उसको अगर आप आज के दौर के हिसाब से टैली करें तो थोड़ा सा अगर आपको फ़र्क महसूस हो तो ये फिर हकीकत मद्देनज़र रहनी चाहिए कि इसको शाया चूँकि 2 साल पहले किया गया है। तो गुजारिश ये है कि ये नाम से ज़ाहिर है कि तामीर मस्कन, आप देखेंगे कि एक मकान है। तो बशारत साहब ने बड़ा अच्छा काम ये किया कि जहाँ हर मौजू पर सेल्फ़ हेल्प की किताबें मौजूद हैं, भले वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो या कार चलाना हो या इंजीनियरिंग करना हो, हर चीज़ पे आ चुकी हैं सेल्फ़ हेल्प की किताबें। वहाँ मकान बनाने पे एक सेल्फ़ हेल्प की किताब उन्होंने हमारे सामने वो लिख के पेश कर दी है, बड़ी ही शानदार है। और इसका जो सीक्वेंस है वो बड़ा लॉजिकल है। इन्होंने प्लाट
हाउ टू एक्वायर द पैच ऑफ लैंड, वहाँ से शुरू किया काम। प्लॉट कैसा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, रोड के लेवल का होना चाहिए। अगर बहुत नीचा है तो लोग ये समझते हैं मिसाल के तौर पे कि अच्छा इसमें चूंकि पहले ही रोड से काफ़ी नीचे है तो हमें इसमें बेसमेंट डालने में बड़ी आसानी होगी, पैसे कम लगेंगे। तो बशारत साहब चूंकि कोहना मश्क आदमी हैं, इनका अपना काम ही ये है, ये मकान की तामीरात से मुंसलिक हैं और बड़ी तफसील से इन्होंने ये बताया कि ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है। बल्कि ये कहते हैं कि कोई बंदा मुझसे अगर अपना मकान बनाने के बारे में डिस्कशन करते हुए ये पूछे कि एस्टीमेट दीजिएगा कि कितने का मकान बन जाएगा, तो मैं कोई ये नहीं बता सकता कि फ़लाँ मकान इतने का बन जाएगा जब तक कि मुझे ये पता ना चले कि वो किस जगह पे है और ज़मीन के किस लेवल पे है। तो बिल्कुल ये समझ में आने वाली बात है। दूसरा ये कि इन्होंने इस किताब के कई हिस्से बनाए, सेगमेंट्स बनाए और वो भी बड़े लॉजिकल हैं कि प्लॉट से शुरू किया और प्लॉट हासिल करने की रहनुमा जो बातें हैं वो बताई कि कौन सी चीज़ें आपके मद्देनज़र रहनी चाहिए जब आप प्लॉट ख़रीदने के लिए घर से निकलते हैं। आप जानते हैं कि हम सब को ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ती ही है ज़मीन ख़रीदने की या मकान ख़रीदने की। तो ये वाली जो किताब है ये मकान, बने बनाए मकान ख़रीदने के बारे में नहीं है, बल्कि खाली पैच ऑफ लैंड, कताए अराज़ी हासिल करके उस पर तामीर करने के बारे में है। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर कई तरह के होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी डीलर अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, वो भी सारा बयान किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आम मोहल्ले में घर लेना और सोसाइटीज़ में घर लेना, जो प्लान्ड सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें क्या फ़र्क है। और फिर फाइल्स जहाँ पे बिकती हैं, चलती हैं, सोसाइटियों वाले जिस तरीके से आम आदमी को दाव लगाते हैं, धोखा देते हैं, वो भी उन्होंने होशियार किया आम पढ़ने वाले को। तो साथ साथ उन्होंने नक्शा नवीसों के बारे में बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि दो तरह के नक्शा नवीस हैं, एक वो जिन्होंने बाकायदा डिग्री हासिल की है और एक वो जो कि किसी नक्शा नवीस के छोटे बन के उनके साथ हेल्पर के तौर पे काम करते रहे और उसके बाद वो मैच्योर हो गए। तो कहते हैं कि अगर आप क्वालिफाइड आदमी से नक्शा तैयार करवाएंगे तो 3 से 4 लाख रुपए का नक्शा तैयार होगा। यहाँ इसी मकाम की वजह से मैंने ये कहा था कि अप्रैल 2021 का है, हो सकता है आज वो 4 लाख जो है वो 6.5 लाख जिस जगह पे गिरानी का जो आलम है। तो दूसरा जो नक्शा नवीस है दूसरी टाइप का, वो आम आदमी है जो क्वैक है, जो रहा उसके साथ लेकिन क्वालिफाइड नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे वो बन गया, तो वो 30-40 हज़ार रुपये में कर देगा, यानी 10 गुना का फ़र्क। तो जो हमारे जैसा आदमी है वो ज़ाहिर है उस बंदे के पास जाएगा 30-40 हज़ार रुपये में काम कर रहा है, लेकिन उसमें रिस्क भी है। तो क्वालिफाइड आदमी है वो फ़िज़िक्स के उसूलों को, मैथमेटिक्स के उसूलों को मद्देनज़र रखेगा और उसको उसकी रोशनी में मकान की तामीर हमें करके देगा। इसी तरह इन्होंने ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर का फ़र्क समझाया हमें कि वो क्या है, बेसमेंट डालने का तरीका, उसके ऊपर जो उसकी रोशनी है, उसमें हवा का बंदोबस्त, वो सारा बताया है। छत कैसी होनी चाहिए, प्लम्बिंग का काम कैसा होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन किस वक्त अप्लाई कर देना चाहिए, ये सारा कुछ बताया है। फिर फ़र्श कैसा होना चाहिए, कितने टाइप के होते हैं, फॉल्स सीलिंग जो होती है वो अगर डालनी है तो छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, अगर नहीं डालनी तो कितनी होनी चाहिए, बाथरूम, किचन, लॉन्ड्री, मेन गेट, इन तमाम के बारे में एक एक चीज़ जो है वो बताई इन्होंने। और माजरत गीज़र। बहुत शुक्रिया अहमद हमाद आपका। हमारे साथ अहमद हमाद मौजूद थे जिन्होंने आज तामीरे मस्कन का हमें रिव्यू दिया है। एंड दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर दोज पीपल जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं। प्लॉट की खरीदारी से लेकर ग्रे स्ट्रक्चर की तामीर और तमाम तर चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं, तो ज़रूर पढ़ेंगे बुक। इसी के साथ साथ जनाब आज के प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा और वीकेंड के बाद एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आप फिर से अपना वीकडेज़ को शुरू करेंगे। जाते जाते खूबसूरत कलाम सुनिए और अपनी होस्ट आयशा शकूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।